Good morning students. In this video we are going to start our first chapter of a geography of class 6. The chapter is our universe. First we take a short introduction and read few and get a few information about the chapter in a short summary. If we see on a clear sky in the night, the whole sky is seen filled with a tiny shining objects. Some of them are bright while some are dim. They all appear to be twinkling, but one careful observe it can be noticed that some of them do not twinkle as others do. They simply glow without any flicker. Beside these bright objects, you can also see the moon on most of the day. It appears at different times in different shapes and at different position. See, so in this paragraph it is said that जब क्लियर नाइट होता है, जब रात होती है और हम स्काई की तरफ देखते हैं तो हमें स्काई काफ़ी ज़्यादा डार्क और क्लियर दिखाई देता है. उस टाइम पे हमें उस डार्कनेस पे डायमंड्स जैसे कुछ चमकते हुए ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाई देते हैं, जो कि कुछ बहुत डार्क तरीके से चमकते हैं, ब्राइट होते हैं, और कुछ उसमें से बहुत डीम होते हैं. उनके साइज और शेप भी थोड़े स्मॉल और बिग टाइप के होते हैं. कुछ कंटिन्यू ट्विंकल करते रहते हैं तो कुछ कांस्टेंट होते हैं अपनी ही प्लेस पे. ये सारे देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई देते हैं. They simply glow without flickering. Beside this object, इसके अलावा हमें वहाँ पर एक मून भी दिखाई देता है मोस्ट ऑफ द डेज. और हम जब मून को देखते हैं तो हर दिन वो हमें एक ही शेप में नहीं दिखाई देता है. उसके शेप्स और पोजीशंस क्या होते हैं, डे बाय डे चेंज होते रहते हैं. Are you curious to know why can't we see the moon and all bright tiny object during daytime? तो ये सारी चीज़ें रात में देखने के बाद क्या कभी तुम्हारे माइंड में ये क्यूरियसिटी आई है, ये आपके माइंड ने थिंक किया है कि ये सारी चीज़ें हम रात में ही क्यों देख पाते हैं, दिन में हमें ये मून और ये स्टार्स क्यों नहीं दिखाई देते? It is because the bright light of the sun does not allow us to see these objects of the night sky. सी, तो इसका आंसर ये है कि जो डे टाइम में सनलाइट होता है वो इतना तेज होता है कि उसके सामने ये जो मून और स्टार्स के लाइट्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं, कवर अप हो जाते हैं, और उसके सामने ये सारी चीज़ें विजुअलाइज नहीं होती हैं. नाइट में सनलाइट ना होने की वजह और स्काई डार्क होने की वजह से ये सारी चीज़ें हमें क्लियरली ऑब्जर्व होती हैं. ऑल द ऑब्जेक्ट्स विच आर विजिबल in the sky are called heavenly body और celestial bodies. ये सारे objects जो हम स्काई में देख पाते हैं इन सबको क्या कहा जाता है साइंटिफिक वर्ड में, हेवनली बॉडी या फिर सेलेस्टियल बॉडी के नाम से पहचाना जाता है. इट इंक्लूड द सन, मून, द प्लैनेट्स एंड द स्टार्स. जैसे हेवनली बॉडीज़ और सेलेस्टियल्स बॉडीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं सन, मून, स्टार्स एंड अदर प्लैनेट्स. All this we know more clearly about the celestial body. Let us study first about the universe. हम आगे इस चैप्टर में और भी बहुत ज़्यादा इस हेवनली बॉडी और सेलेस्टियल बॉडी के बारे में डीपली पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम फर्स्ट समझ के लेते हैं कि यूनिवर्स मीन्स क्या है. द वर्ड यूनिवर्स, the universe is defined as everything that exists in space.
यूनिवर्स को डिफाइन करने के लिए बोला गया है कि यूनिवर्स इज़ डिफाइन एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन अ स्पेस। स्पेस में जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं वह सारी चीज़ें यूनिवर्स में इन्वॉल्व होती हैं। अपार्ट फ्रॉम द डिफरेंट थियोरीज गिवन टू एक्सप्लेन हाउ द यूनिवर्स वॉज फ्रेम्ड। Apart from different theories give to explain how the universe was framed, Big Bang theory is the most acceptable theory. See, तो यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सी थियोरीज उसके ऊपर लिखी गई हैं जिसके थ्रू हम यूनिवर्स की स्टडी कर सकते हैं। बिग बैंग थियोरी सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल थियोरी माना गया है। अकॉर्डिंग टू इट ऑल matter, substance including dust particles, gases and all elements were contained in a huge big burning ball of fire in the beginning, which larger later exploded with the बिग बैंग। सी, तो उसकी थियोरी के हिसाब से कहा गया कि सारे ही तरह के मेटल सब्सटेंस और डस्ट पार्टिकल, गैसेस और अदर काइंड ऑफ एलिमेंट्स ह्यूज क्वांटिटी में उसमें क्या होते हैं, फायर बॉल में इन्वॉल्व होते हैं और बाद में ये एक्सप्लोड होते हैं बिग बैंग के थ्रू। डस्ट टू ड्यू टू दिस एक्सप्लोजन मैटर फ्रॉम इट वॉज थ्रोन आउट विथ अ ग्रेट फोर्स। इस एक्सप्लोजन की वजह से जो इसमें के मैटर्स होते हैं वो बहुत ही फोर्सफुल्ली आउटसाइड क्या किया जाता है, फेंका जाता है ग्रेट फोर्स के साथ, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ मैनी ग्रुप्स ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड गैलेक्सीज। तो जब ये सिचुएशन होता है तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, गैलेक्सी कहा जाता है। A collection of millions of stars, planets, their moons, globes of dust and gases is called a galaxy. कलेक्शन, जब सारे ही डिफरेंट टाइप ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स और मून्स, इन जो स्पेस में पाई जाने वाली, यूनिवर्स में पाई जाने वाली सारे ही सेलेस्टियल्स बॉडी और अदर काइंड ऑफ गैसेस और क्लाउड्स, इन सारे चीज़ों को मिला के क्या कहा गया है, गैलेक्सी कहा गया है। द यूनिवर्स हैज़ अ काउंटलेस नंबर्स ऑफ गैलेक्सी। यूनिवर्स में अगर हम देखने जाए तो काउंटलेस नंबर ऑफ गैलेक्सीज हमें वहाँ पर दिखाई देंगी। द सन बिलोंग टू अ गैलेक्सी कॉल्ड द मिल्की वे। सन भी एक गैलेक्सी से बिलोंग करता है जिसे कि मिल्की वे के नाम से जाना जाता है। इन एशियन टाइम इट वॉज कॉल्ड आकाश गंगा इन इंडिया। पुराने प्राचीन काल में इसे लोग आकाश गंगा के नाम से भी जानते थे। मिल्की वे हैज़ अबाउट 10,000 करोड़ स्टार्स। मिल्की वे में अगर हम देखें तो उसमें 10,000 करोड़ स्टार्स क्या हैं, इन्वॉल्व है। एंड्रोमेडा इज़ द गैलेक्सी नियरेस्ट टू द मिल्की वे। एंड्रोमेडा एक ऐसा गैलेक्सी है जो कि मिल्की वे के काफ़ी नज़दीक देखा जाता है। इट इज़ अबाउट 2 मिलियन लाइटर ईयर अलॉन्ग फ्रॉम द मिल्की वे। वो 2 मिलियन बाद मिल्की वे के ऑब्जर्व हुआ है। फैक्ट एंड द इंफॉर्मेशन, Georges Lemaitre was known as the father of the Big Bang theory. Rakesh Sharma was the first Indian astronaut to go into the space.